उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बना। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,405 करोड़ रुपए की 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। कोडरमा बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर और बल्लारी चिकजाजूर के बीच 185 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत की उपलब्धियों को डैशबोर्ड पर किया प्रकाशित। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और ILO के महानिदेशक के बीच मोदी सरकार की गरीब हितैषी और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने आज 22 महिलाएं और 39 बच्चे सहित 92 अवैध बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट। 2025 में अब तक आउटर दिल्ली जिले से 242 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें किया गया है डिपोर्ट। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। बेल्लारी में कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी। और दिल्ली में अवैध बस्तियों पर गरजा बुलडोजर। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई। डीडीए के 4 बुलडोजर और 2 पोकलीन मशीनें अवैध बस्ती को ध्वस्त करने में जुटी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने रेलवे के 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोडरमा बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने बल्लारी चिकजाजूर के बीच 185 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडरमा बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से झारखंड के हजारीबाग और चतरा के क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे 938 गांवों और 15 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना से हर साल 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। केंद्र सरकार ने बल्लारी चिकजाजूर के बीच 185 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी देने से मंगलौर पोर्ट से सिकंदराबाद तक ट्रांसपोर्ट को मजबूती मिलेगी। रेलवे लाइन में कर्नाटक में बल्लारी और चित्रदुर्ग जिले और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले को भी फायदा होगा। रेलवे लाइन के दोहरीकरण से 470 गांवों और लगभग 13 लाख आबादी तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना से हर साल 20 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट, जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट,
it will basically connect the hinterland efficiently with the Mangalore port. अच्छा, Mangalore port की और खास बात है, we are creating a master plan for improving the railway connectivity of Mangaluru area, which includes Hassan Mangalore की doubling कर रहे हैं, electrification, उस एरिया में 2-3 bottlenecks से उनको remove कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Sikandrabad, Hyderabad, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक गलबर्ट एफ हांगबो और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब हितैषी और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक सुरक्षा डेटा पोलिंग अभ्यास के बारे में भी DG ILO को अवगत कराया। इन प्रयासों को मान्यता देते हुए ILO ने भारत की उपलब्धि को स्वीकार किया और आधिकारिक तौर पर अपने डैशबोर्ड पर प्रकाशित किया कि भारत की 64.3% आबादी यानी 94 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं। साल 2015 में यह आंकड़ा सिर्फ 19% था। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। मनसुख मंडाविया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इंफोग्राफिक्स के जरिए ये भी जानकारी शेयर की। PM मोदी ने भी इसे एक्स पर शेयर कर लिखा, ये एक सराहनीय वृद्धि है जो कल्याण संचालित विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा ये सुनिश्चित करती है कि हमारी विभिन्न जनहितैषी योजनाएं अधिकतम लोगों तक पहुंचे। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 2019 में जहां 24.4% थी, वह बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है। आज भारत में लगभग 940 मिलियन लोगों को किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्राप्त है। इसके अलावा और कई करोड़ लोग फूड और हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम के जरिए नॉन कैश बेनिफिट्स भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने रोजगार के औपचारिकीकरण में विशेष प्रगति की है। परिणाम स्वरूप पिछले 7 वर्षों में औपचारिक क्षेत्र में 7.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन के साथ औपचारिक रोजगार को और बढ़ावा देगी। भारत ILO के मैंडेट डिसेंट वर्क कंडीशंस, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2017 में 6% थी, वह 2024 में घटकर 3.2% हो गई है। हमने फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में विशेष रूप से प्रगति करी है। और मोदी सरकार के प्रयासों से पिछले 11 वर्षों में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज करीब 94 करोड़ भारतीय किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। भारतीय नियोक्ता महासंघ के अध्यक्ष और CII के सह अध्यक्ष अरविंद गोयल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को दर्शाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड और स्वीडन यात्रा पर हैं। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, स्वीडन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए आज स्टॉकहोम पहुंचे। स्वीडन के नेतृत्व, व्यापार समुदाय और प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर नए अवसरों का पता लगाने और अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियों और स्वीडन में 80 से अधिक भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग की संभावना बहुत अधिक है। मुझे विश्वास है कि भारत स्वीडन सहयोग एक उज्जवल भविष्य के लिए नवाचार, उद्यमशीलता और सतत विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से इतर नॉर्वे की मत्स्य पालन और महासागर नीति मंत्री मैरियन सिवर्टसन-नेस के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में सतत मत्स्य पालन, समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और ब्लू इकोनॉमी के व्यापक ढांचे से जुड़े अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री संसाधनों के प्रबंध को मजबूती बनाने और मत्स्य क्षेत्र में भारत नॉर्वे की दीर्घकालिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर विचार साझा किए। बैठक में समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, आंकड़ों के आदान प्रदान की प्रणाली को बेहतर बनाने और समुद्री प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर बल दिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि भारत और नॉर्वे के बीच मौजूदा सहयोग को सतत और समावेशी ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच संसदीय संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई, जो लोकतंत्र और बहुलवाद जैसे हमारे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर उनके सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है, साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने नए भारत की बदलती तस्वीर का बखान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू से ही उनका मार्गदर्शन अंत्योदय रहा है। भारत का अभूतपूर्व विकास हुआ है, नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की प्रगति सम्मान और समान अवसर में निहित है। इसमें उन्होंने अपनी नई योजनाओं का जिक्र किया। भारत भर के गांवों, कस्बों और शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी में संरचनात्मक सुधार आया है। हाल ही में चेनाब और अंजी पुलों का उद्घाटन किया गया। ये एक आधुनिक भारत का प्रतीक है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण भी बदल गया है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में स्पष्टता और साहस दिखाया है। हर जवाब में अपनी शर्तों पर एक तेज और निर्णायक कार्रवाई की है। आतंकी हमलों का जवाब देने का ये नया तरीका मोदी सिद्धांत का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सार्वजनिक निवेश में ये उछाल भारत के बुनियादी ढांचे, भौतिक, डिजिटल और सामाजिक में सबसे अधिक दिखाई दिया है। इसके अलावा पिछले 11 वर्षों में लगभग 59,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए हैं और 37,500 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में समावेशी विकास के इन 11 वर्षों ने लोगों को सब्सिडी या सेवाओं से कहीं अधिक मूल्यवान दिया है। इसने उन्हें एक विश्वास दिया है, बेहतर भविष्य में दृढ़ विश्वास ही देश को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविंद्र नगर के महेशतला स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। रविंद्र नगर इलाके कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले एक मंदिर में तोड़फोड़ की और फिर पुलिस बल पर हमला किया। रविंद्रनगर में कोलकाता पुलिस हिंसा पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल रही है। उपद्रवियों द्वारा ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस वाहन पर आग लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो साझा किया और साझा करते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्रनगर के महेशतला स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उपद्रवियों ने मंदिर समिति की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया, दुकानें बनाई। जब उनका विरोध किया तो उन्होंने पवित्र तुलसी मंच पास की हिंदू दुकानों, घरों और मंदिर पर हिंसक हमला किया। हिंदू धार्मिक स्थलों पर सैकड़ों जिहादियों द्वारा किया गया ये खुला हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि ये घटना रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई है, जहां आईसी मुकुल मियां और आईडीपीओ कमरुज्जमा मोल्ला की निगरानी थी और पुलिस उपद्रवियों को रोक नहीं पाई और पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे। शुभेंदु अधिकारी ने डीजीपी से आग्रह किया कि वे दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करें, मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें और प्रभावित निवासियों को सुरक्षा प्रदान करें। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत, और आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से बंगाल में तोड़फोड़ की जा रही है और ख़ास तौर से जो हिंदू मंदिर है उन्हें तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो ममता सरकार है सवालों के घेरे में नजर आ रही है। देखिए रेशमा, ये जो घटना है ये अभी जारी है। करीब 4 बजे के आसपास लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने असेंबली के बाहर चेतावनी देकर कोलकाता पुलिस की जो कमिश्नर है उनको बताए थे कि अगले 1 घंटा में आप स्थिति को काबू करें, नहीं तो हम हमारे जो जितने सारे विधायक हैं ये सब को लेकर हम महेशतला रविंद्रनगर कूच करेंगे। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आने की वजह, नियंत्रण में तो आया ही नहीं, ऊपर से पुलिस को हमने देखा कि पथराव की सामना करना पड़ा। कई सारे पुलिस अधिकारिक है जो खून से लथपथ गए हैं और वहां पे बाकी जो हिंदू लोग हैं वो सारे अपने दुकान बंद करके भागे हैं। सिर्फ एक ही वहां पे मसला था कि जो मंदिर की परिसर है वहां पे किसी मुसलमान ने अपना दुकान बनाया था और बनाने की कोशिश में था और जिसको हटाने के लिए बताया गया था। और अभी जो स्थिति है पूरे ये समझना चाहिए कि अब तक हम लोग जब मुर्शिदाबाद या मालदा या बाकी जगह की बात कर रहे थे वो कोलकाता से 200, 250 या 300 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये कोलकाता पुलिस की दायरे में है, ये मेटिया बुरुज असेंबली सेक्शन के दायरे में है और ये कोलकाता पुलिस की रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के दायरे में है। तो यहां पे अगर इस तरह से पुलिस अपने आप को लाचार पाए और पुलिस को भागना पड़ा, ये काफी चिंताजनक बात है। और अभी करीब 6:20 बजने लगे हैं, अभी भी स्थिति काबू में नहीं है। वहां पे कई सारे दुकानों पर आग लगाया गया, पुलिस की जो व्हीकल्स है उसके ऊपर आग लगाया गया और बाकी पुलिस बाकी जगह से लाया गया है, लेकिन कब तक स्थिति काबू में लाया जा सकता है ये बोलना मुश्किल है रेशमा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जब पुलिस स्टेशन इतना करीब था उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जो पुलिस है वो अपने कर्तव्यों का जो पालन है उसे ठीक से नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। बिल्कुल विफल है। और मैं कुछ लोकल चैनल पे देख रहा था, पुलिस की जो वर्दी पहनकर लोगों का कहना है, मतलब पुलिस कांस्टेबल या बाकी पुलिस का एएसआई, इनका कहना है कि हम कुछ लोग थे, अगर पहले से बाहर से ज्यादा फोर्स लाया जाता तो हो सकता है कि स्थिति को काबू में ला जा सकता, लेकिन हम कुछ ही लोग थे और हमारी ऊपर पथराव शुरू हो गया था और हम कई लोग यहाँ पे आहत हुए हैं, कई सारे हमारे अफसर की भी खून निकल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक बाहर से फोर्स लाया गया तब तक जो कुछ भी हमला होना था हो गया था। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं कि स्थिति काबू में नहीं है। और बाकी जो ये जो जगह है कलकत्ता पोर्ट के इर्द गिर्द में ये जगह है और इस जगह को हमारी कोलकाता की जो काफी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस की बड़े नेता है वो मिनी पाकिस्तान कहते थे, फिराद हाकिम, ये उसी इलाका में पड़ता है।
तो ये यहाँ पे कैसे स्थिति को काबू में लाया जाए और कैसे स्थिति और जगह पे ना फैले, इसके लिए पुलिस की तरफ से क्या किया जाए, इसके ऊपर हम सबका नजर है रेशमा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो बंगाल की सरकार है पूरी तरह से विफल नज़र आ रही है और इसका असर भी कहीं ना कहीं जो विधानसभा अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं बंगाल सरकार की हार होती भी नज़र आएगी, क्योंकि जो पब्लिक है वो कभी भी इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने अगर कोलकाता में अपने दरवाजे पे जहां से असेंबली करीब से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि रविंद्रनगर थाना के अंदर में प्रसन्नजीत आप अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, पूरी घटना के बारे में फिर जानेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए, तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली की बाहरी जिले की पुलिस ने बुधवार सुबह 92 अवैध बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया। इस साल अब तक आउटर दिल्ली जिले से इस अभियान के दौरान कुल 242 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट किया गया है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। आज बाहरी जिले की पुलिस ने जिन 92 बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया है उनमें 22 महिलाएं, 31 पुरुष और 39 बच्चे शामिल हैं। पुलिस से बचने के लिए कुछ बांग्लादेशी ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 2024 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से हर जिले से बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हो रही है। वहीं मंगलवार को नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस ने भी 66 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। स्वीडन में आयोजित इंटरनेशनल आइडिया सम्मेलन में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल हुए। ज्ञानेश कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय के निर्वाचन विभाग प्रमुख ग्रेगोर वेंडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन प्रबंधन और पारदर्शी चुनाव प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श किया। ये बैठक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच लोकतांत्रिक सहयोग का मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। गोविंद मोहन ने कहा कि ये नए भारत की तस्वीर है। भारत भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। This is a new India, as I said, an India which is marching forward, which is now challenging established boundaries. And therefore, any assault on its peace, on its sovereignty, will not be tolerated. Whoever attempts such an act has to pay the price. And this is precisely what Operation Sindoor was, where we determinedly and in a focused manner neutralized cross-border terrorism at its very source. रेलवे मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब बिना आधार प्रमाणीकरण के यात्री तत्काल ट्रेन टिकट बुक नहीं हो पाएगा। नए फैसले के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। तत्काल टिकट बुक करते समय आधार से ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। वहीं ऑफलाइन यानी काउंटर से टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग 15 जुलाई से शुरू होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।